नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर मतलब नजर डाल रहे हैं। ये सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े हुए हैं। जी। हमारे पास भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पीनल कोड के कुछ अंश हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दस्तावेज हैं, इनमें दी गई जानकारी के आधार पर ये कानून क्या कहते हैं। बिल्कुल। आज हम जिन धाराओं यानी सेक्शंस पर बात करने वाले हैं वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अलग-अलग तरह के अपराधों को परिभाषित करती हैं। जैसे सार्वजनिक अपमान से लेकर निजी जीवन में दखल अंदाजी और उससे भी ज्यादा गंभीर अपराधों तक। हाँ, तो ये देखना अहम है कि कानून इन स्थितियों से निपटने के लिए क्या ढांचा देता है। तो हमारा मकसद बस इन कानूनी बारीकियों को समझना है। अपराध क्या है, उसके तत्व क्या है और सजा क्या है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हम यहाँ किसी भी तरह से इन कानूनों का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे, ये स्पष्ट कर दें। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जानकारी सामने रख रहे। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। पहली धारा है 76। जी। ये विवस्त करने के इरादे से किए गए हमले से जुड़ी है। हाँ, धारा 76 ये उस स्थिति को बताती है जहां किसी महिला पर हमला या आप कह सकते हैं आपराधिक बल का प्रयोग उसे विवश करने या नग्न होने पर मजबूर करने के इरादे से किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ इरादा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। कानून सिर्फ शारीरिक हमले को नहीं देख रहा है, बल्कि उसके पीछे की मंशा जो महिला को अपमानित करने की है, उसे अपराध का एक एक अहम हिस्सा मान रहा है। और इसके लिए सजा क्या तय की गई है इन दस्तावेजों के हिसाब से? जानकारी के मुताबिक इस अपराध के लिए या मान लीजिए ऐसा करने के लिए उकसाने पर भी, अच्छा, उकसाने पर भी। हाँ, उस पर भी कम से कम 3 साल की कैद का प्रावधान है और इसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 से 7 साल। जी, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये सजा 3 से 7 साल ये दिखाती है कि कानून महिला की गरिमा पर इस तरह के हमले को कितनी कितनी गंभीरता से लेता है। ये सिर्फ शारीरिक चोट का मामला नहीं है, बल्कि गहरे मानसिक आघात और अपमान का भी है। ये तो स्पष्ट है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ें तो धारा 77 आती है। ये है दृश्य रतिकता या वॉयरिज्म के बारे में। जी, ये विषय तो आज के डिजिटल युग में मुझे लगता है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तस्वीरें लेना, साझा करना बहुत आम बात है। ये कानून क्या कहता है इसके बारे में? धारा 77 उन स्थितियों को अपराध मानती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला को उसकी निजी क्रियाओं में देखता है या उसकी तस्वीर लेता है। और ये तब जब वो ऐसी जगह पर हो जहां उसे एकांत की मतलब प्राइवेसी की उम्मीद हो। कहने का मतलब है ऐसी परिस्थिति जहां उसे ये उम्मीद नहीं होती कि कोई उसे देख रहा होगा। ये निजता का सीधा उल्लंघन है। और क्या सिर्फ देखना या तस्वीर लेना ही अपराध है या इसमें कुछ और भी शामिल है? नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं। इन दस्तावेजों में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसी तस्वीरों को प्रसारित किया जाता है, प्रसारित मतलब फैलाया जाता हाँ, है। फैलाया जाता है, डिसेमिनेट किया जाता है, तो वो भी इसी धारा के तहत एक अलग अपराध माना जाएगा। अच्छा। और ये पहलू तो आज के समय में खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिजिटल तस्वीरों का दुरुपयोग ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सही कहा। अच्छा, इसमें निजी कृत्य या प्राइवेट एक्ट को कैसे परिभाषित किया गया है? ये जानना भी जरूरी है कि कानून किस चीज को निजी मान रहा है। हाँ, इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। पहला स्पष्टीकरण निजी कृत्य को परिभाषित करता है। इसके अनुसार ये किसी ऐसी जगह पर किया गया कार्य है जहां आमतौर पर निजता की उम्मीद होती है और जहां पीड़ित महिला के गुप्तांग, नितंब या स्तन या तो नग्न हो या केवल अंदरूनी वस्त्रों से ढके हों। इसमें शौचालय का उपयोग करना या कोई ऐसा यौन कार्य करना भी शामिल है जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। तो ये परिभाषा काफी विस्तृत है। हाँ, ये तो काफी स्पष्ट है। और दूसरा स्पष्टीकरण आपने कहा था 2 हैं। जी, दूसरा स्पष्टीकरण सहमति यानी कंसेंट के मुद्दे पर है और ये बहुत दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि अगर महिला तस्वीर लेने या देखे जाने के लिए सहमति देती भी है, मान लीजिए। हाँ, लेकिन उसे किसी तीसरे पक्ष को, किसी और को प्रसारित करने की सहमति नहीं देती, अच्छा। और फिर भी उसे प्रसारित किया जाता है, तो ऐसा प्रसारण इस धारा के तहत अपराध होगा। ओहो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब सहमति की भी परतें हैं। बिल्कुल। एक चीज के लिए सहमति का मतलब हर चीज के लिए सहमति नहीं है। ये डिजिटल युग में सहमति की जो जटिलताएं हैं, उनको ये स्वीकार करता है एक तरह से। ये वाकई एक अहम बारीकी है। और सजा के बारे में क्या प्रावधान है? क्या पहली बार और बार-बार अपराध करने में कोई फर्क है?
बिल्कुल फर्क है। और ये पैटर्न हम आगे की कुछ और उदाहरणों में भी देखेंगे। पहली बार अगर कोई इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो जानकारी के मुताबिक 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। 1 से 3 साल। जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोबारा या उसके बाद यही अपराध करता है तो सजा काफी सख्त हो जाती है, 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना। तो कानून स्पष्ट रूप से इस तरह के दोहराए जाने वाले व्यवहार को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। जी, इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब यही है कि कानून इसे सिर्फ एक भूल या एक बार की गलती नहीं मान रहा, बल्कि एक प्रवृत्ति के तौर पर देख रहा है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और ये जो बढ़ी हुई सजा है उसका उद्देश्य है निवारण, मतलब डिटरेंस, यानी दूसरों को ऐसा करने से रोकना और अपराधी को दोबारा ऐसा करने से हतोत्साहित करना। ये पीड़ित पर जो लगातार एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है उसको भी स्वीकार करता है। ठीक है, ये स्पष्ट है। अब हम आते हैं धारा 78 पर। ये पीछा करना यानी स्टॉकिंग से संबंधित है। जी, ये भी एक ऐसा व्यवहार है जिस पर हाल के सालों में काफी ध्यान गया है। कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? धारा 78 के तहत, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, 2 मुख्य तरह के व्यवहार आते हैं। पहला तो है शारीरिक रूप से पीछा करना, मतलब जब कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और संपर्क करने की कोशिश करता है या व्यक्तिगत बातचीत बढ़ाने का प्रयास करता है, हाँ। जबकि महिला ने साफ तौर पर उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है, मतलब अपनी अरुचि जाहिर कर दी है। और दूसरा पहलू है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग, अच्छा, यानी इंटरनेट के जरिए पीछा करना। हाँ बिल्कुल, इसमें इंटरनेट, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से महिला के इस्तेमाल पर नजर रखना या निगरानी करना शामिल है। ये तो महत्वपूर्ण है क्योंकि जमाना बदल रहा है। जी हाँ, ये दिखाता है कि कानून ने तकनीक के विकास के साथ जो उत्पीड़न के बदलते तरीके हैं उनको पहचाना है। शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना भी किसी को लगातार ट्रैक किया जा सकता है या परेशान किया जा सकता है। लेकिन क्या हर तरह का पीछा करना या संपर्क करना इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? क्या कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, स्रोत कुछ अपवादों का जिक्र करते हैं जहां ऐसा आचरण स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। पहला, अगर ये अपराध की रोकथाम या पता लगाने के उद्देश्य से किया गया हो और ये काम राज्य द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के तहत हो, जिसे पुलिस जांच के दौरान करती है। अच्छा। दूसरा, अगर ये किसी कानून की जरूरत या आदेश का पालन करने के लिए किया गया हो। और तीसरा, कुछ खास परिस्थितियों में अगर ये आचरण उचित और न्यायसंगत, मतलब रीजनेबल एंड जस्टिफाइड लगे। ये उचित और न्यायसंगत वाला बिंदु थोड़ा थोड़ा अस्पष्ट सा नहीं लगता? इसे कौन तय करेगा कि क्या उचित है? ये एक अच्छा सवाल है। कानून में अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिनकी व्याख्या मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हालांकि इन स्रोतों में यह भी बताया गया है कि ये साबित करने का भार कि उसका आचरण इन अपवादों में आता है, वो आरोपी पर होता है। अच्छा, तो बोझ आरोपी पर है। जी, यानी उसे ये दिखाना होगा कि उसका व्यवहार क्यों उचित था या कानूनी तौर पर जरूरी था। समझ गई। और स्टॉकिंग के लिए सजा क्या है? क्या यहाँ भी पहली बार और दोबारा अपराध करने में फर्क है? हाँ, यहाँ भी वही पैटर्न है जो हमने पिछली धारा में देखा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर अपराध दोबारा या उसके बाद किया जाता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। 5 साल तक? जी, फिर से कानून दोहराए जाने वाले व्यवहार को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि लगातार पीछा किए जाने का जो डर होता है वो पीड़ित के जीवन पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। हाँ बिल्कुल, उनकी आजादी और सुरक्षा की भावनाओं को छीन सकता है। ये समझ आता है कि क्यों दोहराव पर ज्यादा जोर है। चलिए अब धारा 79 पर चलते हैं। जी, ये उन कामों के बारे में है जो शायद शारीरिक ना हो लेकिन महिला की लज्जा का अनादर करते हैं। इसका क्या दायरा है? धारा 79 उन स्थितियों को कवर करती है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के इरादे से, फिर से इरादा महत्वपूर्ण है, हाँ, इरादा। कोई शब्द कहता है, कोई आवाज निकालता है, कोई इशारा करता है या कोई चीज दिखाता है। इसमें यह भी शामिल है कि ऐसा काम इस तरह से किया जाए कि वो शब्द या आवाज उस महिला द्वारा सुनी जाए या वो इशारा या चीज उस महिला द्वारा देखी जाए। क्या इसमें सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कृत्य ही शामिल हैं या निजी तौर पर भी? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि जानकारी के मुताबिक इसमें महिला की निजता में दखल देना, इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी, ये भी शामिल है। अच्छा। तो ये सिर्फ सार्वजनिक अपमान तक ही सीमित नहीं है। मूल बात वही है कि कृत्य का उद्देश्य महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो। इसका मतलब है कि कानून सिर्फ शारीरिक नुकसान को ही नहीं बल्कि मौखिक या सांकेतिक उत्पीड़न को भी अपराध मान रहा है। बिल्कुल।
ये दिखाता है कि कानून महिलाओं द्वारा रोजमर्रा की जिंदगी में सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के जो अलग-अलग रूप हैं, उनको पहचानता है। जिन्हें अक्सर लोग छोटी बातें कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे भद्दी टिप्पणियां या इशारे। हाँ, होता है ऐसा। वो भी कानून की नजर में गलत है अगर वे लज्जा भंग करने के इरादे से किए गए हों। ये काम भले ही शारीरिक चोट ना पहुंचाए, लेकिन महिला की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और इस अपराध के लिए क्या सजा रखी गई है? इसके लिए जानकारी के अनुसार 3 साल तक की साधारण कैद और जुर्माना इसका प्रावधान है। ठीक है। ये सजा शायद पिछली कुछ धाराओं की तुलना में कम लगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कानून इस तरह के व्यवहार को भी दंडनीय मानता है। ठीक है। अब हम इस चर्चा के आखिरी लेकिन शायद सबसे गंभीर अपराध पर आते हैं, धारा 80, जो दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ से संबंधित है। जी, ये बहुत ही संवेदनशील और दुखद विषय है। हाँ, कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? धारा 80 के अनुसार अगर किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी के 7 साल के भीतर होती है, 7 साल के भीतर, हाँ, और मृत्यु जलने से, शारीरिक चोट लगने से या सामान्य परिस्थितियों से हटकर, मतलब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, किसी और कारण से होती है, और साथ ही ये साबित हो जाता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। अच्छा, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। इसमें तो कई शर्तें हैं। शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु होनी चाहिए, मृत्यु का कारण असामान्य होना चाहिए, और मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ हो। ये काफी विशिष्ट परिभाषा है। हाँ, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है जिसे कानूनी अनुमान या लीगल प्रिजम्पशन कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि यदि ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो कानून ये मान लेगा, शैल बी डीम्ड, कि मृत्यु उसके पति या उस रिश्तेदार के कारण हुई है जिसने उत्पीड़न किया था। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हें सीधे दोषी मान लिया जाएगा? इसका मतलब है कि सबूत का भार, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो सामान्य प्रक्रिया से उलट जाता है। अच्छा जी, कैसे? आमतौर पर तो अभियोजन पक्ष को अपराध साबित करना होता है ना? लेकिन यहाँ आरोपी पक्ष को, यानी पति या रिश्तेदार को, ये साबित करना होगा कि मृत्यु दहेज उत्पीड़न के कारण नहीं हुई। ओहो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जी, ये प्रावधान इसलिए बनाया गया क्योंकि दहेज उत्पीड़न अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होता है और उसके सीधे सबूत मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ये इस अपराध की जो छिपी हुई प्रकृति है, उसको संबोधित करने का एक प्रयास है। और दहेज का क्या मतलब है यहाँ? क्या इसकी कोई परिभाषा है? हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि दहेज का वही अर्थ लिया जाएगा जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 2 में दिया गया है। ये इन दोनों कानूनों को आपस में जोड़ता है। जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। सजा क्या है इसकी? सजा भी अपराध की गंभीरता को दर्शाती है। कम से कम 7 साल की कैद का प्रावधान है। कम से कम 7 साल? जी, न्यूनतम 7 साल, और इसे आजीवन कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास तक? हाँ, 7 साल की जो न्यूनतम अनिवार्य सजा है, वो ये दिखाती है कि कानून इस सामाजिक बुराई और इसके भयानक परिणामों को कितनी गंभीरता से लेता है। तो हमने आज भारतीय दंड विधान की 5 महत्वपूर्ण धाराओं 76 से 80 तक पर एक नजर डाली, जैसा कि वे हमारे स्रोतों में वर्णित हैं। इसमें विवस्त्र करने के प्रयास से लेकर दृश्यरीतिकता, पीछा करना, लज्जा भंग करना और दहेज मृत्यु तक शामिल था। जी हाँ, ये कानून के उस हिस्से को दिखाता है जो महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाने का प्रयास करता है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक बात जो उभर कर आती है वो ये है कि कानून ने समय के साथ कुछ हद तक खुद को ढालने की कोशिश की है। जैसे हमने देखा, दृश्यरीतिका और पीछा करने संबंधी कानूनों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। हाँ, ये जरूरी भी था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून स्थिर नहीं है, बल्कि समाज और तकनीक में जो बदलाव आ रहे हैं उनके साथ विकसित होने का प्रयास करता है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता और जमीनी हकीकत वो हमेशा बहस का विषय रहती है। बिल्कुल, और हम एक बार फिर ये साफ कर दें कि हमारा उद्देश्य केवल इन स्रोतों में दी गई जानकारी और कानूनी प्रावधानों को समझना और आप सबके सामने रखना था। जी, हमने किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं किया है, न ही हम इन कानूनों की व्याख्या करने वाले कोई कानूनी विशेषज्ञ हैं। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि ये कानून तो अपनी जगह हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। तो इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए
मतलब पुलिस जांच से लेकर अदालती प्रक्रिया तक, और समाज में असल में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला है, या इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवस्थागत बदलाव भी ज़रूरी हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। कानून एक जरूरी उपकरण है, पर शायद पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा। आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही।